इन्वेंट्री या इसी को आप कॉमनली स्टॉक के नाम से कॉल करते हो, स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे अलग अलग नाम से आप इसको रेफर करते हो। इन्वेंट्री या स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो अगर एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी क्या, एक आइटम अपन मार्केट से परचेस करके लाते हैं और उसको एज इट इज सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, बराबर है। गुड्स ऐसा कोई भी नाम से अपन कॉल करते हैं, तो वो तो एक ही आइटम हो गया समझ लो। बट अगर एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से अपन सोचो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आप एक आइटम परचेस करके लाते हो, उसको अपनी फैक्ट्री में मशीन और मैन पावर की मदद से प्रोसेसिंग करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो और उसको बेचते हो। तो जो परचेस करके लाया वो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग की स्टेज में जब तक रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, रेडी हो जाता है तो फिनिश गुड्स, तो मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के आइटम हो जाते हैं। तो इन्वेंट्री विल इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, फिनिश गुड्स। अभी जब आपकी इतनी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज है, मशीनरीज वगैरह है, तो मशीनरीज में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगते रहते हैं। कोई भी स्पेयर पार्ट अगर खराब हुआ तो आपकी मशीन बंद हो जाएगी, पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, राइट, प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए जनरली हमको ऐसे जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो भी स्टॉक में रखना पड़ता है, ताकि जब खराब हो तभी के तभी बदल दें, तो उसका भी स्टॉक रहता है। स्टोर्स, स्पेयर्स एक्सेट्रा, स्टोर स्पेयर पार्ट्स। फिर आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उसको मार्केटेबल फॉर्म में लाने के लिए यू मे नीड टू पैक इट, उसको किसी तरीके से पैक करने की जरूरत हो सकती है। तो जो पैकिंग के लिए मटेरियल यूज होता है वो भी आपके पास बैलेंस रह सकता है, पैकिंग मटेरियल। इस सभी को इन्वेंट्री या स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है और अकाउंटिंग क्या करते हैं वो पहले देखेंगे, फिर ये पता कैसे होता है और इसके वैल्यूएशन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बात करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर वैल्यूएशन से कनेक्टेड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लेकिन मैं आपको उसका बैकग्राउंड फिर से बता दे रहा हूं, कंसाइनमेंट जैसे चैप्टर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, ठीक है। उसी को मैं आगे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम है, इसमें जब हम ये गुड्स परचेस करते हैं तो हम उसको परचेस अकाउंट में डेबिट करते जाते हैं और ये परचेस अकाउंट को हम एक्सपेंस का ट्रीटमेंट देते हैं, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। यानी जब आपने परचेस किया तब आप उसको एक्सपेंस मान लेते हो, खर्चा मान लेते हो। बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जितने गुड्स परचेस किए थे वो पूरे के पूरे गुड्स आपके खर्च हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके पास बचे हुए होंगे। तो जो बचे हुए गुड्स है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी को अपन बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने तो ऑलरेडी उसको एक्सपेंस बोल दिया, जबकि वो तो आपके पास बचा हुआ है, यानी वो गुड्स आपके एसेट है, खर्चा नहीं है। क्या है वो? आपका एसेट है। तो इसलिए उसको पता करना और उसकी अकाउंटिंग करना ये एक नेसेसरी और रेगुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, बराबर है कि हर ईयर के एंड में, हर फाइनेंशियल पीरियड के एंड में आप इन्वेंट्री पता करो और अकाउंट करो, क्योंकि आपने पहले ही उसको परचेस करते समय काय में ले लिया है? एक्सपेंस में। थ्योरेटिकली जब आपने परचेस किया था तब वो खर्चा नहीं है, तब वो एसेट है। पर जब आपने गुड्स परचेस करके लाया तो द पर्पज इज टू सेल इट, तो मतलब हो सकता है कल आप उसमें से 2-4 आइटम बेच देंगे, नेक्स्ट डे फिर 2-4 आइटम आप बेच देंगे। तो अगर आपने उसको परचेस करते समय एसेट बोला तो जैसे जैसे उसमें से 2-2, 4-4 आइटम बिकेंगे तो आपको उसको एसेट से हटा के एक्सपेंस में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये रोज रोज करना पड़ेगा, रोज का सरदर्द रहेगा। तो ये झंझट को हटाने के लिए ये आसान रास्ता ढूंढा गया है
कि जब आपने परचेस किया तब आप उसको एक्सपेंस मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो खर्च होने वाला है, अल्टीमेटली तो उसको बेचना है, खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो कन्वीनियंस के लिए अपन उसको पहली खर्चा मान लेते हैं, जबकि परचेस करते समय वो खर्च नहीं हुआ है, तब वो क्या है, आपका एक वैल्यूएबल एसेट है। पर अगर आप उसको एसेट वाला ट्रीटमेंट दोगे तो आपको रोज अकाउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रोज आप गुड्स बेचते हो। तो वो आसान काम करने के लिए रास्ता है कि पहले उसको एक्सपेंस बोल लो। तो जब हमने परचेज किया हम उसको एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करते चले जाते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें ये परचेज जो है आपका एज एन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। अब इसमें से जो गुड्स बेचे उसकी इनकम यहां क्रेडिट होती है, पर जो गुड्स इसमें से बच गए अगर आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो इसमें मैचिंग प्रिंसिपल का भी वायलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए मैं क्वांटिटी बोल रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंट में क्वांटिटी लिखने का चलन नहीं रहता, वैल्यू लिखते हैं। अगर वैल्यू लिख भी दूंगा तो आपके ध्यान में पॉइंट आएगा नहीं, तो मैं क्वांटिटी बोल रहा हूं। 10,000 यूनिट परचेस किया, 8,000 यूनिट सेल कर दिया, तो खर्चा 10,000 का है, इनकम 8,000 की है, मैचिंग नहीं हो रहा है, तो ये आपको सही प्रॉफिट लॉस बताने वाला नहीं है। तो अपन उसको क्वेश्चन करें कि भाई 10,000 परचेस किया था, 8,000 बेचा, तो इसका मतलब है 2,000 यूनिट आपके पास यहां पर बची हुई है। इसका मतलब वो 2,000 यूनिट आपका एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। पर आपने तो उसको ऑलरेडी एक्सपेंस में ले लिया, अभी बोला ना इसमें 10,000 है, तो इसका मतलब इसी में से 2,000 यूनिट आपके पास बची हुई है। रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ चुके अपन, ये एक्सपेंस में डेबिट है, इसको मेरे को हटा के एसेट के अकाउंट में शिफ्ट करना है, इसीलिए मैं एंट्री पास करता हूं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और चाहे तो परचेस में भी क्रेडिट कर सकते हो, तो इट कैन बी क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट ऑल्सो, इफेक्ट विल बी सेम। परचेस में क्रेडिट कर दिया तो इसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, इसका मतलब यहां पे 8,000 का एक्सपेंस आ गया, 8,000 की इनकम आ गई, करेक्ट प्रॉफिट लॉस। पर कॉमनली आपने जूनियर लेवल में जो पढ़ा है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही आप क्रेडिट करोगे 10,000 का एक्सपेंस डेबिट, उसमें से 2,000 का क्रेडिट कर दिया, यानी 10,000 माइनस 2,000, इसमें बचा है 8,000 यूनिट का एक्सपेंस, और 8,000 की यहां पे है इनकम। ये कंपेयर करके आपको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस रहा तो लॉस बता देगा। इसलिए अकाउंटिंग करने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये आपको गलत प्रॉफिट लॉस बताएगा, एक। दूसरा, ये स्टॉक आपका एसेट है जो बैलेंस शीट में दिखने वाला है, तो अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की, इसका मतलब आप बैलेंस शीट में एसेट भी कम दिखा रहे हो, गलत दिखा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और तीसरा प्रॉब्लम इसका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा। अब अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की, स्टॉक में नहीं बताया, नेक्स्ट ईयर में समझ के देखिए कि नेक्स्ट ईयर में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, सिंपल रखने के लिए अपन सिर्फ वो 2,000 यूनिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में हमने कोई परचेस नहीं किया, बट वो जो 2,000 यूनिट बची हुई थी उसको हमने सेल कर दिया, तो अब ये 2,000 यूनिट की इनकम यहां आ गई, पर यहां कॉस्ट तो है ही नहीं, खर्चा तो है ही नहीं। तो 2,000 यूनिट जितने में भी बेचा, पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट। सोच के देखिए, किसी भी बिजनेस में अगर मान लीजिए 2,000 यूनिट को आपने से 100 रुपीज के रेट से 2 लाख में बेचा, तो क्या पूरा 2 लाख प्रॉफिट है क्या? क्या वो गुड्स आपको फुकट में मिला था क्या? तो पूरा प्रॉफिट कब होगा? जब वो आपको फुकट में मिला होगा तब। इसका मतलब इस ईयर में भी प्रॉफिट गलत हो गया, तो यहां पे गलती करने का कॉन्सिक्वेंस यहां पर भी जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसी हम करेक्ट अकाउंटिंग अगर करेंगे तो यहां पे भी करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ये स्टॉक नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कहलाता है ओपनिंग स्टॉक,
वो ओपनिंग स्टॉक आप यहां डेबिट कर दोगे। अब देखिए बराबर मैचिंग हो गया, 2000 यूनिट की कॉस्ट, 2000 यूनिट का सेल, तो ये आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस सेकेंड ईयर में भी बताएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एट द एंड ऑफ एवरी ईयर स्टॉक शुड बी असर्टेन एंड अकाउंटेड। अकाउंटिंग क्यों करना, कैसे करना बता दिया, ठीक है? क्यों करना ये भी बता दिया, नहीं करोगे तो क्या गलती होगी वो भी बता दिया, और कैसे अकाउंटिंग करना ये भी बता दिया। अब स्टॉक इज टू बी असर्टेन, स्टॉक पता कैसे होगा कि भाई ये डेट पे हमारे पास कितना स्टॉक है, कैसे पता होगा? अभी मैंने आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए, सिंपल रखने के लिए नंबर बोल दिया, बट रियल लाइफ में इट इज नॉट दैट सिंपल। यू मे बी डीलिंग इन मेनी आइटम्स, आप एक ही आइटम में डील कर रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर? हमेशा आप खरीदते रहते हो और बेचते रहते हो, तो ऐसा आपके पास रेडी डाटा रहने वाला नहीं है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लिया परचेस अकाउंट, जब भी जो भी परचेस किया गुड्स के नेचर का जो होगा परचेस अकाउंट में डेबिट, और जब भी सेल किया सेल अकाउंट में क्रेडिट। तो इसलिए हमको फाइनेंशियल अकाउंट बुक से स्टॉक पता नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको बोला कि भाई डेटर्स का बैलेंस कैसे पता चलता है, कहां से पता चलता है, तो आप फटाक से बोल सकते हो कि भाई हमारी अकाउंट बुक में डेटर्स अकाउंट का बैलेंस, डेटर की इंफॉर्मेशन देता है। कैश कैसे पता चलता है, कैश का बैलेंस कैसे, तो भाई हमारी बुक्स में कैश अकाउंट से पता चलता है, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ऐसे कोई भी चीज बोला तो आपको कहां से पता चलता है, अकाउंट से, डेबिट क्रेडिट से आपको पता चलता रहता है। स्टॉक आपके अकाउंट बुक से पता नहीं होता है, इसलिए स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज असर्टेन्ड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम पता करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक था। अब जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो उसमें आपको क्वांटिटी पता चलेगी कि भाई कौन कौन सा आइटम आपके पास है, कितनी कितनी क्वांटिटी है, वो आप पूरा लिस्ट बना लोगे। फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा, देन वैल्यू इट। तो पहले आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके क्वांटिटी पता कर लो, फिर वैल्यू कर लो। एक बार वैल्यू आ गई तो ये अकाउंटिंग है, वैल्यू करने के बाद आप इसकी अकाउंटिंग करो। स्टॉक पता करने के कुछ और भी तरीके हैं जो अपन इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपसे कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट में यह सवाल पूछा गया या आपको किसी और काम के लिए जरूरत पड़ी, जैसे रेक्टिफिकेशन जैसे चैप्टर में, कि भी स्टॉक कैसे पता किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टॉक इज असर्टेन्ड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये डेट पे मेरे गोडाउन में जो जो चीज बची होगी वो मेरे काउंटिंग में आ जाएगी। फिर मैं उसकी क्या करूंगा, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के क्या नॉर्म्स है वो अपन अभी बताएंगे, पढ़ेंगे, और फिर उसकी करेंगे अकाउंटिंग। तो अब हम आ जाते हैं इसके वैल्यूएशन पार्ट पे। तो वैल्यूएशन का जो मेन प्रिंसिपल है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक प्रिंसिपल है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में हम आपको जो भी बता रहे हैं, देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। कोई चीज अगर AS2 के हिसाब से नहीं होगी बराबर तो हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है? तो हम जो भी यहां पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में अपन ने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, वैसा ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल विच शुड बी फॉलोड, कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। पहले हम आते कि ये कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन उसके पहले कम से कम इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए, कॉस्ट यानी क्या। तो कॉस्ट का मतलब, वैसे कॉस्टिंग नाम का एक पूरा सब्जेक्ट आप आगे के लेवल में पढ़ोगे IPCC लेवल में, तो मैं उसके कोई डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल मीनिंग, कॉस्ट मतलब किसी भी चीज के लिए
वो चीज कोई गुड्स भी हो सकता है, वो चीज कोई सर्विसेज भी हो सकती है। तो किसी भी चीज के लिए आपने जो कुछ भी खर्च किया होगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, जिसकी भी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो, बराबर। तो कॉस्ट मतलब उस चीज के लिए आपने जो कुछ भी स्पेंड किया, वॉट एवर यू हैव स्पेंड फॉर इट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। इसलिए कॉस्ट के कई मीनिंग होते हैं। किस स्टेज की कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके हिसाब से उसको डिफरेंट मीनिंग दिए जाते हैं, डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, पर उन सब चीजों की यहां हमको जरूरत नहीं है। यहां पर हम कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रेडर के एंगल से गुड्स को देखें, ऑलरेडी कंसाइनमेंट जैसे चैप्टर में हम देख चुके हैं, तो बड़ा सिंपल काम है। किस प्राइस में परचेस किया और उसको लाने के लिए कितना खर्चा लगा वो अपन ने ऐड कर लिया, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग। बट मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखा तो थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं मैन्युफैक्चरर के एंगल से बता रहा हूं कि आपकी कॉस्ट के कैलकुलेशन में सबसे पहले तो आ जाता रॉ मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल को आप प्रोसेस करके कुछ बनाते हो तो रॉ मटेरियल कितना लगा, फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए वर्कर लगते हैं, लेबर लगते हैं, उनको आप पेमेंट करते हो जिसको बोलेंगे लेबर चार्जेस, वेजेस, राइट। अब सिर्फ मटेरियल और लेबर से काम नहीं चलता है, इसको प्रोसेस करने के लिए मशीनरी चाहिए। मशीनरी से भी आपके लेबर लोग जब काम करेंगे तो प्रॉपर शेड वगैरह चाहिए, जिसको अपन बोलेंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो आपको मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है जिसमें आप ये प्रोडक्शन का काम कर सको, तो उसी को अपन बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब वो मशीन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन करने के लिए जो जो खर्चे आपको लगते हैं उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या प्रोडक्शन के एक्सपेंस या फैक्ट्री एक्सपेंस। तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब गुड्स तैयार होने के बाद अपने को इसको बेचना भी है। गुड्स तैयार हो गए तो उसको कोई शोकेस में सजा के नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, उसको अल्टीमेटली बेचना है। तो बेचने के लिए भी खर्चे लगते हैं, जिनको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस। मार्केटिंग करने के, पब्लिसिटी का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, बराबर है। फिर गुड्स अपने गोडाउन से कस्टमर के यहां पहुंचा देने के लिए खर्चा लग सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। अब इन दोनों के बीच में मैंने गैप छोड़ दिया था, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को मैन्युफैक्चर करना और बेचना, इसके अलावा भी और काम होते हैं। सिर्फ गुड्स बनाना और बेचना इतना ही काम नहीं रहता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बताइए कि किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करके क्या उसकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले क्या, कि भी फैक्ट्री देख रहे हैं आप? नहीं। क्या आप टाई वाई लगा करके उसके प्रोडक्ट बेचने का काम करने वाले क्या? नहीं। तो फिर क्या करने वाले आप उस कंपनी के फाइनेंशियल मैटर, अकाउंटिंग के मैटर, लीगल मैटर, ऐसे बहुत सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतने ही जरूरी है जितने मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग। तो उसके भी खर्चे लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस, ठीक है। अब आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, उसके सबके लिए पैसा लगता है। अगर वो पैसा आपने उधार लिया होगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट का खर्चा भी होगा, तो इंटरेस्ट बोलिए, फाइनेंशियल एक्सपेंस बोलिए। दिस ऑल आर द कॉस्ट यू हैव स्पेंड। ये सभी खर्चे, सभी कॉस्ट है, लेकिन यहां पे हमको वो कॉस्ट चाहिए जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए लेना है, बराबर। ये सभी कॉस्ट है, सभी खर्चे, बट हमको कौन सी कॉस्ट लेना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर से वही चीज रिपीट करता हूं जो कंसाइनमेंट में अपन ने पढ़ी हुई है कि गुड्स जिस स्टेज में है, जिस कंडीशन में है, उस स्टेज में लाने तक, रेडी करने तक जो जो नेसेसरी खर्चा लगता है, दैट इज द कॉस्ट, उसको ही लेना है। तो भाई गुड्स बनाने के लिए ये खर्चे लगते हैं, ये तैयार करने के खर्चे हैं, तो दिस शुड बी इंक्लूडेड फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे, ये गुड्स तैयार करने के खर्चे नहीं है, बल्कि गुड्स तैयार होने के बाद से कनेक्टेड है। इसलिए दिस आर नॉट टू बी एडेड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। समझ गए? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट मतलब ये जो भी खर्चा उसको तैयार करने के लिए लगा, रेडी करने के लिए लगा, दैट इज द कॉस्ट। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी वो कितने में बिकेगा, मतलब जैसे सेलिंग प्राइस लेस, सेल करने के लिए आपको कुछ खर्चे भी लग सकते हैं, कमीशन लग सकता है, कुछ और खर्चे लग सकते हैं। सो मान लीजिए कि आप 500 में बेच रहे हो तो 500 सेलिंग प्राइस हो गया, बट 10% से 50 का खर्चा भी उसमें लगने के चांस है। इसका मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू उस आइटम की कितनी हो गई? 450। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कौन से डेट की निकाल रहे हैं आप? ये डेट की, समझ रहे हैं? बैलेंस शीट डेट की, जिस दिन का वो क्लोजिंग स्टॉक है वो डेट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट कब की है? कॉस्ट कब की है? जब मैन्युफैक्चर हुआ है, जब खरीदा, उस समय की कॉस्ट है। मतलब वो हो सकता है आपने यहां खरीदा होगा, यहां खरीदा होगा, मतलब कॉस्ट जिस समय वो आइटम आपने खरीदा था, जिस समय आपने वो बनाया था, उस समय की है। जबकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू काय की है? ये डेट की है। और फिर हमको विच एवर इज लोअर, दो में से जो कम होगा उस पर वैल्यूएशन करना है। तो कॉस्ट का मतलब भी बता दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर का प्रिंसिपल क्यों है उसका लॉजिक भी अपन इसमें से देख सकते हैं। मान लीजिए एक ही आइटम लेके अपन समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सपोज ये कॉस्ट जो है से 1000 रुपए ले लेते, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये बिका नहीं है, स्टॉक में रखा हुआ, ठीक है, ये आपने 1000 में परचेस किया था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लीजिए इसकी 1200 रुपए, और आपने 1200 रुपए में उसको स्टॉक में बताया। आपके सामने फिगर है, 200 का प्रॉफिट दिख रहा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो 200 का प्रॉफिट। हैव यू सोल्ड इट? नो, बट स्टिल यू आर अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप अकाउंट कर रहे हो। अभी रियलाइज ही कहां किया, अभी आपने किसी को बेचा ही नहीं। तो अगर ऐसा करोगे तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। समझ है मेरी बात को? दूसरा, आप प्रॉफिट को एंटिसिपेट कर रहे हो, आगे जाके प्रॉफिट हो सकता है बट अभी हुआ नहीं है, यू आर एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट। तो ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से आपको ऐसे समय में प्रॉफिट इनकम एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, पर लॉसेस के चांस है तो उसको अकाउंट कर लेना चाहिए। तो यहां गड़बड़ हो रही है, यहां प्रूडेंस का भी वायलेशन हो रहा है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल का भी वायलेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा होता अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इस प्रिंसिपल को जैसे मैं फॉलो करूंगा तो मेरे को स्टॉक कितने पे वैल्यू करना पड़ेगा? 1000। इसका मतलब वो अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट नहीं होगा, यानी प्रूडेंस का भी वायलेशन नहीं होगा, रियलाइजेशन प्रिंसिपल का भी वायलेशन नहीं होगा। अब मान लीजिए इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 900 हो गई, मान लीजिए इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 900 हो गई है। आपने अगर इसको 1000 पे वैल्यू किया एट कॉस्ट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बिकॉज द मार्केट हैज फॉलन, मार्केट वैल्यू गिर गई है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसे एक्सपेंसेस, लॉसेस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, पर आपने तो अकाउंट किया ही नहीं। 100 का लॉस होने के चांस है बिकॉज इसकी रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में गिर गई है, पर आपने वो लॉस को अकाउंट नहीं किया, यानी आपने प्रूडेंस प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया। लेकिन ऐसा तब होता जब आप ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो क्या होगा? कॉस्ट 1000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 900, तो हम बोलेंगे विच एवर इज लोअर, यानी कितने पे वैल्यू करना है? 900 पे। इफेक्ट देखिए, डेबिट 1000, क्रेडिट 900, तो ये 100 का जो डेबिट इसमें छूट रहा है दैट इज द लॉस। अभी अपन ने बेचा नहीं है, आगे जाके कीमत बढ़ भी सकती है, बट आज की सिचुएशन में लॉस लग रहा है,
पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, वी हैव अकाउंटेड इट। यानी प्रूडेंस प्रिंसिपल का, रियलाइजेशन प्रिंसिपल का प्रॉपर कंप्लायंस होगा अगर अपन ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो। और इसीलिए AS2 अपने को ये प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए बोलता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्लियर? एक पॉइंट पे यहां और आएंगे अभी हम। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इसमें आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल परचेज और सेल। अब ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आप एक आइटम परचेज करते हो और उसको सेल करते हो। साल भर परचेज सेल चलता रहता है। एट द एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, तो उसको वैल्यूएशन करने की बात कर रहे हैं अपन, कॉस्ट निकालने की बात कर रहे हैं। बताइए कि साल भर जब आपने परचेज किया तो क्या साल भर एक ही रेट में मिलेगा, ऐसा जरूरी है क्या? यूजुअली मार्केट में रेट घटता बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए वो आइटम हमने कभी 10 रुपए में परचेज किया, 10 रुपी, कभी 11, कभी 12, कभी 11.50, ऐसे डिफरेंट रेट पे परचेज किया था। ठीक है, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, ऐसे हमने परचेज किया। एट द एंड हमारे पास मान लीजिए 1000 यूनिट बची हुई है। अब हमको इसकी कॉस्ट निकालना है। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। बिकॉज कॉस्ट का मतलब व्हाट यू हैव स्पेंड फॉर इट, दिस आर ऑल द कॉस्ट विच आई हैव स्पेंड। तो ऐसे समय में प्रॉब्लम होता है कि भाई ये 1000 यूनिट में कौन सी कॉस्ट लगाऊं। सपोज अगर साल भर एक ही रेट होता 10 रुपी, तो फिर क्वेश्चन अराइज नहीं होता था। अपन फटाक से बोल सकते थे 1000 यूनिट इंटू 10 रुपी, 10,000 इज द कॉस्ट। बट बिकॉज देर आर डिफरेंट रेट, सो वी हैव टू चूज आउट ऑफ दिस। इसमें से चूज करना है, सिलेक्ट करना है। समझ रहे हो? वो सिलेक्शन के लिए हमारे पास मेथड्स रहती है, तो उनको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। कहां गया? हाँ, तो अगर ये फिनिश गुड्स है तो सेल हो गया, अगर ये रॉ मटेरियल रहेगा तो कंज्यूम हो गया। बराबर है? तो जो पहले आया वो पहले गया, इसका मतलब है कि आपके पास स्टॉक में जो बचा है वो आखिरी वाला होगा। तो इस प्रिंसिपल से हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, तो हम बोलेंगे शुरू का मतलब चला गया, यानी आपके पास जो स्टॉक बचा है वो आखिरी में से है। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये उल्टा प्रिंसिपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिरी में आए वो पहले गए। इसका मतलब स्टॉक में थोड़ा पहले के आइटम बचे होंगे, उसको ध्यान में रख के वैल्यूएशन किया, तो हम बोलेंगे लीफो मेथड से वैल्यूएशन किया। वेटेड एवरेज, इन रेट को मिला के एक नया रेट निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज रेट। उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे। और भी मेथड्स होती है, पर अकाउंटिंग के काम की नहीं है वो मेथड्स, वो आप थोड़ा आगे के लेवल में पढ़ोगे। उसमें हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, नीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस टाइप की मेथड्स रहती है। कॉमन यूज की वो मेथड्स नहीं है। आपके लेवल में आपको ये तीन चीजें मालूम होना चाहिए, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, अपन बाद में जब प्रॉब्लम लेंगे तीनों मेथड को अपन कंपेरेटिवली समझेंगे कि कैसे वो वर्क करती है, कैसे वैल्यूएशन होता है। ये तीनों मेथड से आप जो निकाल रहे हो, व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कॉस्ट की है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट असरटेन करने के लिए ये है। नाउ AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डज नॉट अलाउ लीफो मेथड नाउ। तो ये मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अब अलाउड नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन सुप्रीम होता है, तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आंसर देना चाहिए। सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछा कि भाई ये डाटा दिया है, इसका आप लीफो मेथड से स्टॉक निकाल के बताओ, तो चुपचाप से निकाल के बता देने का। एक आध अपना दिमाग लगाता हूं, वो लिखेगा लीफो इज नॉट अलाउड, सो आई विल नॉट डू वैल्यूएशन। इज दैट द करेक्ट अप्रोच ऑफ ए स्टूडेंट? नो,
दे आर आस्किंग यू कि भी इसकी वैल्यूएशन लिफो से बताओ, लिफो से करके बता दो। दे वांट टू टेस्ट कि आपको लिफो मेथड आती है या नहीं आती। अगर वो आपसे पूछे कि भी लिफो मेथड अलाउड है क्या, इज लिफो मेथड टू बी फॉलोड, इज लिफो मेथड प्रॉपर, देन यू कैन से कि नो इट इज नॉट टू बी अलाउड एज पर AS2, नॉट टू बी फॉलोड एज पर AS2। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से जवाब देने का। तो जब आपसे पूछे कौन सी मेथड परमिटेड है कौन सी नहीं है, तब बोलिए कि दिस इज नॉट अलाउड, दिस आर अलाउड, बट आपको वर्किंग तीनों मेथड की आना चाहिए। अपन तीनों मेथड प्रॉब्लम में बाद में देखेंगे। तो ये मेथड हमको कब जरूरत पड़ती है? व्हेन देयर आर मोर देन वन रेट एंड यू हैव टू चूज आउट ऑफ दैट, तब अपने को जरूरत पड़ती है। ये हो गया आपका कॉस्ट के बारे में, मीनिंग बता दिया, कॉस्ट के एलिमेंट बता दिया, कौन कौन से एलिमेंट कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक के लिए काम किया वो बता दिया। एक से ज्यादा कॉस्ट रही तो कैसे हम उसको सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में आइडिया दे दिया। अब आ जाते हैं कि इसका जो कंपैरिजन होता है वो कैसे किया जाता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसके लिए आपके पास अगर डिफरेंट आइटम्स है, अलग अलग टाइप के आइटम्स है, तो हर एक टाइप के आइटम को अलग अलग कंपेयर करना चाहिए। उसकी कॉस्ट देखो, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखो और उसको विच एवर इज लोअर। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक केस में एग्रीगेशन परमिट करता है कि इफ दिस आइटम्स आर सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल, सिमिलर और इंटरचेंजेबल नेचर के आइटम रहे तो उनको आप ग्रुप कर सकते हो और पूरे ग्रुप को फिर कंपेयर कर सकते हो, पूरे की कॉस्ट, पूरे की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड देन यू कैन कंपेयर। तो कब आप कर सकते हो ग्रुपिंग? एग्रीगेशन कब कर सकते हो? व्हेन इट इज सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल टाइप ऑफ आइटम, नॉट इन अदर केसेस। एग्जांपल, मान लीजिए कि आप टेलीविजन सेट परचेस करने के लिए एक किसी स्टोर में गए, तो आपने सभी ने देखा होगा ऐसा दुकान। बताइए कि वहां पे सिर्फ टेलीविजन बिकता है क्या? नॉर्मली आपको दिखेगा टेलीविजन भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, म्यूजिक सिस्टम भी है, रहते ना ऐसे आइटम, इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड आर्टिकल मोस्टली ऐसे वहां पे मिलेंगे। आपने दुकान में एंट्री की, मार्केटिंग वाला आपके पास आया, आपने उनको बोला कि भी आपको टेलीविजन परचेस करने में इंटरेस्ट है, तो क्या वो मार्केटिंग वाला आपको ले जा करके किसी फ्रिज के मॉडल के सामने खड़ा करता है क्या कि साहब ये मॉडल देखिए, फ्रिज का बहुत सुंदर मॉडल आया है, इसमें बहुत अच्छी बर्फ बनती है, आइसक्रीम बनती है, बताता है क्या आपको? क्यों नहीं बताता है? बिकॉज टीवी एंड फ्रिज आर नॉट इंटरचेंजेबल आइटम। टीवी का काम फ्रिज नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या? नहीं तो लेके जाने का अपने ड्राइंग रूम में जहां टीवी के लिए जगह बनाए थे वहां फ्रिज रख देने का है? पर अगर आपने उसको टेलीविजन सेट के बारे में बोलते समय यह भी बोला कि भी हमको टेलीविजन जो है भाई सोनी का चाहिए या ओनिडा का चाहिए या सैमसंग का चाहिए, कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपने बोला हमको भी वो LCD वाला चाहिए या और कोई लेटेस्ट मॉडल चाहिए, ऐसी आपने रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने उसको सोनी का टेलीविजन सेट बोला, लेकिन वो ले जाके दिखाएगा कि ये देखिए ये LG का टेलीविजन है, बहुत अच्छा मॉडल आया। बताते कि नहीं बताते? बिकॉज दे आर सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल। सोनी का टीवी या उसका उनमें क्वालिटी में फर्क होगा, बट दे आर द प्रोडक्ट विच आर सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल। तो ऐसा स्टोर्स वाला, ऐसा दुकान वाला जब इन्वेंट्री निकालेगा तो उसने पूरे टेलीविजन सेट्स की कॉस्ट को ऐड किया, उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ऐड किया और टोटल को कंपेयर किया तो बिल्कुल चलेगा। पर अगर उसने टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सबकी कॉस्ट को ऐड कर लिया, सबकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ऐड किया और कंपेयर किया, तो वो कंपैरिजन नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? उसको बोलते हैं ग्लोबल बेसिस पे सबको मिला लिया, तो दैट कंपैरिजन इज नॉट परमिटेड। सिर्फ कितना एग्रीगेशन परमिसिबल है कि जहां पे सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल नेचर के आइटम रहे वहां आप क्लब कर सकते हो, बाकी नहीं। अब आ जाते हैं हम
वर्क इन प्रोग्रेस के केस में, वर्क इन प्रोग्रेस यानी इनकम्प्लीट नेचर का ये आइटम है, तो इसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? हाउ विल वी कंपेयर द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इसका मतलब इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या होगा ये पता होना जनरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में फिनिश्ड आइटम बिकता है, आधा अधूरा बना हुआ आइटम नहीं बिकता है। तो कैसे उसको कंपेयर करना? तो उसका भी रास्ता अपने पास है कि WIP की कॉस्ट लो आप एक तरफ, एक समझने के लिए मैं ऐसी कोई फिगर पुट अप कर देता हूं, से 250 की कॉस्ट है, और फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू लो। फिनिश गुड्स की मान लो यही नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लेते हैं 450। अब अगर इसको अपन ने कंपेयर किया कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो वो तो एज इट इज गलत है, यानी ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है ना, जिसको बोलेंगे अपन कि अंधे को भी दिखता है कि गलत है, क्योंकि ये आधा अधूरा बना है और ये कंप्लीट आइटम का सेल वैल्यू है, तो नेचुरली दे आर अनकंपेरेबल। तो अब इनको कंपेरेबल कैसे बनाना? तो उसके लिए तरीका ये अडॉप्ट करते हैं कि ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए और कितना खर्चा लगेगा ये एस्टिमेट करते हैं। तो सपोज इसको कंप्लीट करने के लिए और मान लीजिए 150 रुपीज और लगेंगे, तो हम यहां से जो फर्दर कॉस्ट लगने वाली है, फर्दर कॉस्ट, वो यहां से हम माइनस कर देते हैं, यानी एक तरह से बैकवर्ड आ रहे। फिनिश वाला था, उसको अभी जितना बनाने के लिए खर्चा लगने वाला है वो हमने कम कर दिया, यानी एक तरह से हम बोल रहे हैं कि ये जो WIP स्टेज में है, ये जो इनकम्प्लीट स्टेज में है, इसकी वैल्यू कितनी है? 300। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, बराबर। तो इस केस में 250 पे वैल्यू कर लो। सपोज अगर आपका एस्टिमेट बोलता है कि भी इसको कंप्लीट करने के लिए 225 रुपीज और लगने वाले, 225 और लगने वाले, तो हम इसको रिड्यूस करके निकाल रहे हैं 225। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो कितने पे वैल्यू करेंगे? 225 एंड नॉट एट 250 विच एवर इज लोअर। ये करने की जरूरत पड़ती है WIP के केस में। क्या किया? फिनिश गुड्स की वैल्यू लिया और उसमें से इसको कंप्लीट करने के लिए और जितनी कॉस्ट लगेगी वो कट कर दिया, माइनस कर दिया, एंड देन इसको कंपेयर किया। किसी के मन में अगर आ रहा होगा कि इसमें से माइनस करने के बदले इसको ऐड करके कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, और खर्चा कितना लगेगा वो ऐड कर लो और फिर कंपेयर कर लो। उसमें मनाही नहीं है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इसलिए बोलता है क्योंकि अगर इसमें ऐड करके करोगे तो गलती करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसमें से ये जो तरीका है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, इसमें गलती नहीं होगी, पर इसमें ऐड करके अगर आप कंपेयर कर रहे होगे तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट विल कमिट एरर। प्रोफेशनल लोग गलती करेंगे ऐसा मैं नहीं बोलता, पर कम से कम स्टूडेंट लेवल में तो गड़बड़ी करने वाले। कैसे गड़बड़ी होंगी देखो, अभी ये 250 का ऑप्शन, इसमें 150 का एक्स्ट्रा खर्चा, और दूसरा वाले ऑप्शन में अपन ने बोला था 225 की एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना। तो अपन ने इधर माइनस करने के बाद इधर ऐड कर दिया, सो दिस विल गिव अस 400। तो अपन बोलेंगे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 400 और 450, तो कितने पे वैल्यू कर डालेंगे? 400 पे, और 400 पे वैल्यूएशन किया तो हो गया गलत। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा कहां गलत हो गया। इसकी कॉस्ट तो सिर्फ 250 रुपए, कॉस्ट कितनी है? 250, और आप वैल्यू कितने में कर रहे हैं? 400 में, यानी 250 वाले को आपने कितने में वैल्यू कर डाला? 400। आप समझा कि नहीं समझा? कॉस्ट कितनी स्पेंड की है? सिर्फ 250, वो 150 तो आगे जाके खर्चा होने वाला है, अभी खर्चा किया हुआ नहीं है, यानी यहां अभी वो डेबिट आया नहीं है, तो यहां डेबिट तो 250 आया है, और वैल्यूएशन कितने में कर रहे हैं आप? 400। करोगे ना ऐसी गड़बड़ी कि नहीं? देख लो इस पे 475, तो अपन बोलेंगे भाई ये कॉस्ट, ये रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कितने पे वैल्यू कर डालेंगे? 450 पे। कॉस्ट है 250 और वैल्यू कर डाला 450 पे। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए यहां पे करने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।
यहां पे हम बोलेंगे देखो भाई कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, यानी हम बोलेंगे कॉस्ट कम है या रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए एट कॉस्ट वैल्यू करो, ऐसा बोलना पड़ता है। कंपैरिजन करो इधर से, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यूएशन यहां से। ये वाले केस में हम बोलेंगे कि भाई कॉस्ट 475, रियलाइजेबल वैल्यू 450, मतलब 25 से नुकसान हो रहा है, 25 से वैल्यू गिरी है, इसलिए इसको 250 के बदले 250 माइनस 25 पे वैल्यू करो, मतलब 225 पे। पर ऐसी गड़बड़ी ना हो, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये तरीका बोलता है, ये वाला बोलता ही नहीं है, तो आप भी वैसे ही चलो। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हमारा दिमाग उल्टा ज्यादा सोचता है ना, सीधी चीज को समझने में कम और उल्टा ज्यादा। तो नहीं बताऊंगा तो कई के मन में आएगा सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते, लेकिन गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा है। ऐसी एक है रॉ मटेरियल के मामले में। रॉ मटेरियल के मामले में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू अप्लाई होता है, पर एक पॉइंट कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू रॉ मटेरियल के केस में सेल वैल्यू की बजाय परचेस वैल्यू से निकलती है। उसका कारण यह है कि रॉ मटेरियल हम बेचते नहीं है, रॉ मटेरियल हम खरीद के लाते हैं, उसको प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, फिर से नया परचेस करके लाते हैं, फिर से नया परचेस करके लाए, तो यानी पहले वाले को रिप्लेस किया, तो उसी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल के केस में जब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब उसको रीपरचेस करने की ये डेट पे क्या कॉस्ट है, या यहाँ पे भी बना ये डेट पे क्या कॉस्ट है, दैट शुड बी टेकन, तो परचेस कॉस्ट। और अगर उसको परचेस करने के लिए और खर्चा लगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था जोड़ घटाना करते समय पूरा पढ़ा करो, ये सेल है, ये खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए माइनस हो रहा। पर अभी जो मैं ऑल्टरनेटिव बता रहा, परचेस कॉस्ट और उसमें परचेस का एक्सपेंस, दोनों कॉस्ट है, दोनों एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड दैट विल बिकम योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो मान लीजिए कि रॉ मटेरियल के केस में सपोज ये आइटम हमारा 150 का है और इस पे हमको से 20 रुपीज का और एक्सपेंस लगता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे 170 इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर? और इसको कॉस्ट से कंपेयर करो, तो सपोज हमारी यहां पे कॉस्ट और ये NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू 170 ये हो गई। अब कॉस्ट कितनी है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कॉस्ट से 160 है, विच एवर इज लोअर 160 पे वैल्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो अपन ले लेते से 180 है, तो विच एवर इज लोअर यानी 170 लोअर है, तो इसका मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है। आपकी कॉस्ट 180 है, बट आपको कितने पे वैल्यू करना चाहिए, 170। यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक एक्सेप्शन आपको अलाउ करता है, ध्यान दिया, कॉस्ट से नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो मतलब कम पे वैल्यू करना चाहिए, बट एक्सेप्शन अलाउ करता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि यू कैन स्टिल वैल्यू एट 180, यानी आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। कब अलाउ करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ये जो रॉ मटेरियल है इसको अल्टीमेटली तो आप क्या करने वाले हो, फिनिश गुड्स के लिए यूज करने वाले हो, तो फिनिश गुड्स की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो अगर इस कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, तो फिर आपको इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे कैसे कंपेयर करेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है और वो तो पूरा फिनिश गुड्स है, तो भाई ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट पूरे फिनिश गुड्स की वैल्यू में कवर हो रही कि नहीं हो रही, इसके लिए हमको वापस देखना पड़ता है कि इसको फिनिश गुड्स में कंप्लीट करने के लिए और क्या क्या खर्चे आपको लगेंगे, और कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर का खर्चा कितना लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने लगेंगे, वो आप ऐड करो और फिर कंपेयर करो। तो अगर आपको लगता है कि इसके लिए 270 या लेस खर्चा लगने वाला है, 270 या लेस, इसका मतलब इसकी कॉस्ट में ये 180 मिलाने के बाद भी 450 या लेस रहने वाला है। 450 या लेस रहा मतलब क्या हो गया, ये 450 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, कवर हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी एक कॉस्ट 280 या उससे ज्यादा लग रही है, रॉ मटेरियल को
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एडिशनल खर्चे आपको 280 या उससे ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 460। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स है 450, मतलब ये एडिशनल कॉस्ट उसमें कवर हो रही नहीं है। ऐसे केस में आपको इसको 170 पे वैल्यू करने की जरूरत है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 280 या उससे ज्यादा, तो 290 होगा, ये 470 होगा। 290 रहा तो ये कितना हो जाएगा? 470। ये 450 है, तो ऐसे 20 रुपीज का रिडक्शन दिख रहा है, बट आपको इसको 20 रुपीज से कम नहीं करना है, क्योंकि आपको इसमें कंपेयर करना है। विच एवर इज लोअर, तो कितने पे वैल्यू करना है? 170। उससे ज्यादा रिडक्शन यहां पे करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज 275 रुपीज लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है 455। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये है, कॉस्ट ये है, तो ये कॉस्ट पूरी तरह से तो कवर नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये 455 यानी ज्यादा हो गई कॉस्ट। मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट हम बोलेंगे फिनिश गुड्स की वैल्यू में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, बट सिर्फ कितना नुकसान दिख रहा है इसमें? 5 रुपीज का। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये 180 को 170 पे लाऊं, यानी 10 रुपीज रिड्यूस करूं, या 180 को 175 पे लाना सफिशिएंट है, चल जाएगा। AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऐसे ट्रिकी मामले पे साइलेंट है, उसमें ऐसा कुछ क्लैरिफाइड नहीं है। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे केस में 175 पे लेना सही है, ठीक है, क्योंकि जितना नुकसान दिख रहा है उससे ज्यादा नुकसान अकाउंट करना भी प्रूडेंस प्रिंसिपल नहीं होता है। बढ़ा चढ़ा के लॉस भी नहीं दिखाया जाता है, जितने की संभावना है उतना। तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे? 5 रुपीज ही रिड्यूस करके 175 पे वैल्यू कर लेंगे। इज इट क्लियर? ये हो गया आपके रॉ मटेरियल के मामले में, ये हो गया WIP के मामले में। फिनिश गुड्स के मामले में तो सीधे सीधे आप कंपेयर कर सकते हो। ये आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट इश्यूज मैंने आपको बता दिया। थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन वो इसी टाइप के आपसे पूछ सकते हैं। तो इन्वेंट्री या स्टॉक यानी क्या? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टोर स्पेयर्स, पार्ट, पैकिंग मटेरियल, ये सभी को बोलते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री। ये स्टॉक या इन्वेंट्री मतलब जो एंड में ऑफ द ईयर में बचा हुआ है, इसको अलग से पता करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप इनको खरीदते हो, तैयार करते हो, उस समय आप उसको पहले खर्चा बोल देते हो, उस समय आप उनको एक्सपेंस की कैटेगरी में पहले ही ले लेते हो। इसलिए आपको अलग से पता करना पड़ता है कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है। कैश आपको अलग से कहीं से पता करने की जरूरत नहीं, अकाउंट से पता चल जाएगा। डेटर आपको कहीं और से पता करने की जरूरत नहीं, अकाउंट से पता चल जाएगा, बट स्टॉक पता नहीं होगा। तो वो आप पता करते हो फिजिकल वेरिफिकेशन करके, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर उसका वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन के नॉर्म्स अपन ने जो देखे, फिर उसकी अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग सिंपल क्या है कि आपने जिस चीज को एक्सपेंस में ऑलरेडी ले लिया है वो आपके पास बचा हुआ है, इसका मतलब वो आपका एसेट है, खर्चा नहीं है। तो आप उसको खर्चे में से हटाना चाहते हो, तो आपने परचेज में क्रेडिट किया तो भी चलता है, ये डेबिट है, क्रेडिट करोगे तो माइनस हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली ये परचेज का एक्सपेंस या कॉस्ट यहां आ गया तो यहां क्रेडिट कर दो, तो यहां डेबिट हुआ कॉस्ट, आपने यहां क्रेडिट कर दिया तो उसको रिड्यूस कर देगा। और वो कहां ट्रांसफर कर रहे हैं आप? स्टॉक अकाउंट में। ये एसेट है आपका, बैलेंस शीट में दिखेगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। ये अकाउंटिंग नहीं करोगे तो ये आपका मैचिंग का बराबर नहीं होगा, इससे ये गलत प्रॉफिट लॉस बताएगा। बैलेंस शीट में एसेट भी गलत दिख रहा है क्योंकि स्टॉक दिखाई नहीं रहा, ठीक है। और फिर वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को भी गड़बड़ कर देगा क्योंकि इस ईयर का स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक, वो भी गलत हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी गलत, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। अब वैल्यूएशन का मेन प्रिंसिपल है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट में उस चीज को तैयार करने के लिए जो भी खर्चे लगते हो सब कॉस्ट में आते हैं, पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अपन तैयार करने तक के लेते हैं, उसके बाद के खर्चे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए नहीं लेते। कॉस्ट के डेफिनेशन में ये सब आते हैं, कॉस्टिंग में जब पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे आप। अपने को भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट चाहिए तो बस यहां तक, रॉ मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस।
एक से ज्यादा कॉस्ट रही तब ये मेथड्स सिलेक्ट करने के लिए काम में आती है। इसमें से लीफो मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता है, फीफो वेटेड एवरेज अलाउ करता है। कुछ और भी चीजें हैं पर वो अभी अपन बात नहीं करेंगे, जब अपन मल्टीपल चॉइस वगैरह पे आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। कॉस्ट के बारे में हो गया। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी उसको बेचने का और उसको बेचने के लिए जो नेसेसरी खर्चे लगेंगे, तो बेच रहे हैं इनकम है, ये एक्सपेंस है, इसलिए नेट हो गया। पर अगर रॉ मटेरियल के केस में हम बात करेंगे तो रॉ मटेरियल को हम बेचते है ही नहीं, रॉ मटेरियल को तो रीपरचेस करके लाते हैं। तो अगर 150 में परचेस किया और उसको लाने वाने का रेडी करने का खर्चा 20 लगा, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल की रियलाइजेबल वैल्यू क्या कहलाएगी? 170। नॉर्मल फिनिश गुड्स में तो कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट WIP के केस में क्योंकि ये इनकम्प्लीट है तो इसको कैसे कंपेयर करना, क्योंकि WIP की रियलाइजेबल वैल्यू नॉर्मली पता चलने वाली नहीं है। तो अपन फिनिश गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं, उसमें WIP को रेडी करने के लिए फर्दर कॉस्ट जितनी लगेंगी वो माइनस कर दो और फिर ये जो नेट आया इससे कंपेयर करो। विच एवर इज लोअर, दिस और दिस, या उस केस में दिस और दिस, विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल के केस में कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर लगता है, पर एक एक्सेप्शन अलाउड है कि आपकी कॉस्ट से अगर NRV कम भी हो गई है तो भी आपको कॉस्ट पे वैल्यूएशन परमिटेड है, अगर आपके ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट फिनिश गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकती है, कवर हो सकती है तब। यानी आपको अगर ऐसा लगता है कि भी मैं ये 180 का रॉ मटेरियल मिला के जो फिनिश गुड्स तैयार करूंगा और उसको बेचूंगा तो उसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब मेरी रॉ मटेरियल की पूरी कॉस्ट कवर हो गई, तो आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको रॉ मटेरियल रिड्यूस करना पड़ेगा, लोअर पे लाना पड़ेगा। ये हो गया आपका समराइजेशन। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? अब इसमें आपको जो अपन बाद में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स, एक तो ये मेथड्स पे पढ़ेंगे, ये मेथड्स कैसे वर्कआउट करती है। कंपैरिजन पे पढ़ेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एक को अलग अलग कंपेयर करना या एग्रीगेशन करके कंपैरिजन करना। फिर उसके बाद अपन कुछ और भी तरीके पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री पता करने के कभी कभी जरूरत पड़ने पे कुछ और भी तरीके होते हैं, उससे भी पता करते हैं। वो सब टाइप के प्रॉब्लम अपन फिर क्लास में लेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो पढ़ा ये मेन पार्ट हो गया इन्वेंट्री का, लेकिन बाद में प्रॉब्लम में और भी चीजें आप देखोगे। आगे नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।